हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके, चंद्रयान 3 की तरह। ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के हम लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं एक संसार के बारे में। दुनिया जहां वाला संसार नहीं, किसके संसार के बारे में? आरएनए संसार के बारे में, या आरएनए वर्ल्ड के बारे में। अब आप सोच रहे हो कि भैया आपने आरएनए तो पढ़ा ही नहीं कि आरएनए बनता कैसे है, आप सीधा आरएनए के बारे में बताने आ गए। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बस इसमें क्या है, आपको आरएनए के बारे में बता दिए कितने प्रकार के आरएनए होते, फिर हम पहुंचेंगे कहां पर, अपने आरएनए बनता कैसे है वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको समझ में ना आएगा, आपको यहाँ से समझ में आ भी जाएगा। इसके जस्ट बाद हम बताएंगे आपको कि आरएनए का निर्माण या अपनी ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन वाली जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। इसके जस्ट बाद अपना क्या होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज हम आपको 3 आरएनए के बारे में बताते हैं, वो आपने सुना भी होगा, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इन सब के बारे में ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कभी ना कभी सुना ना हो। ठीक है। इसके अलावा भी और भी आरएनए होते हैं, जैसे एचएनआरएनए होता है, एसएनआरएनए होता है। इन सब के बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब हम अपना आरएनए का निर्माण कर लेंगे। क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट वो चीज समझ में नहीं आएगी, एचएनआरएनए तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज हम केवल 3 आरएनए के बारे में ही बात करेंगे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो बचे हुए आरएनए उसके बारे में बताएंगे, कब? जब हम क्या कर लेंगे, आरएनए का निर्माण कर लेंगे। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका टॉपिक का नाम क्या है? आरएनए संसार। आज हमें आरएनए की दुनियादारी देखनी है, जो आरएनए का जो संसार है वो आज हमें देखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में भी यही कंटिन्यू रहेगा, लेकिन लेक्चर का नाम बदल जाएगा, उसको हम अनुलेखन कर देंगे या ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो इस टॉपिक से ही रहेगा। ठीक है बेटा। जिस प्रकार से अपना सेमी कंजर्वेशन वाला नियम था, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव वाला, और उसके बाद रेप्लिकेशन कराया था, इसी प्रकार से आज क्या करेंगे, हम आरएनए आपको टाइप पढ़ा देंगे। आरएनए टाइप पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, हम अपना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन वाली प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। उसके बाद अपना क्या आएगा, ट्रांसलेशन आएगा। इस तरीके से चैप्टर में आगे बढ़ते आएंगे, इसी तरीके से एकदम बिल्कुल इजी वे पर। तो भाई इसको लिख दें, हम क्या लिख दें, आरएनए संसार लिख दें। नहीं, कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये तो अंग्रेजी में लिखा है, इसका अंग्रेजी का मतलब तो आप बता दीजिए। लो भाई, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, दुनिया। आरएन की आज हमें क्या पढ़नी है, पूरी दुनिया, उसका संसार पढ़ना है। और ये 3 ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अपने, कौन कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। यही उसकी दुनिया जहां होती है, और इन्हीं का यूज होता है किसमें, प्रोटीन बनाने में भी। इसमें क्या, अपना एसडब्ल्यू तो पूर्ण कर ले। एसडब्ल्यू तो भैया बहुत ही जरूरी है। ये अपना क्या है, एसडब्ल्यू। तो देखते हैं भाई एसडब्ल्यू में क्या क्या दिया गया था। तो एसडब्ल्यू में बस अपने क्या थे, 4 क्वेश्चन थे। क्या थे? 4 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन कहता वो क्या कहता है, इसमें कहता जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता उस बिंदु को हमने क्या नाम दिया था, समारंभन बिंदु या ओरिजिन बोला था। क्या बोला था? समारंभन बिंदु या बेटा ओरिजिन बोला था। क्या बोला था? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा या समारंभन बिंदु होगा। इतना क्लियर है? कुछ लिख भी दे यहां पर, ओरिजिन या समारंभन बिंदु। बेटा इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बेटा इनके आंसर कर दिया करो, भले ही गलत होंगे, गलती तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने गलत कर दी तो आपके बोर्ड में नंबर कट जाए। अभी गलती करोगे तो आगे इन गलती को सुधार सकते हो बेटा। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि आरएनए प्राइमर बनाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? जो आरएनए प्राइमर था, आरएनए प्राइमर तो बेटा आप जानते हैं। तो आरएनए प्राइमर को किसने बनाया था? अपने प्राइमेज नामक एंजाइम ने बनाया था। किसने बनाया था? प्राइमेज नामक एंजाइम ने। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जिसका निर्माण कैसे होता है, प्राइमेज से होता है। ठीक है बेटा। तो हमारा जो मेन एंजाइम था वो कौन सा था? प्राइमेज एंजाइम था बेटा। कौन सा था? प्राइमेज। अब जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा होगा प्रीवियस, उनके लिए ये सब नया लग रहा होगा। और शायद कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पहली बार इस लेक्चर को देखने आए होंगे, कुछ बच्चे इसमें से। तो वो कह रहे हैं कि क्या पढ़ा रहा है ये, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? एंजाइम एंजाइम आ गए, कहां से आ गए बेटा? ये अपना बायोलॉजी का ही पोर्शन है, घबरा नहीं जाना। ठीक है। अब यहां से देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड देख लिया उन्होंने, कहेंगे अब तो पक्का केमिस्ट्री पढ़ा रही है। तो बेटा केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं, सीक्वेंस में लेक्चर देखने चाहिए, तो आपको पता चल जाता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम, या हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का काम किसका था? अपने हेलिकेज एंजाइम का था बेटा। किसका था? हेलिकेज एंजाइम का। तो लो भाई, अपना एक हो गया हेलिकेज एंजाइम।
इनकी हिंदी कुछ नहीं होती बेटा, इसको जो हेलिकेज अंग्रेजी में लिखा है इसी को हम हेलिकेज लिख देंगे, इसको प्राइमेज लिख देंगे, ठीक है। उसकी हिंदी थी तो हमने उसकी लिख दी आपको। इसके बाद आते हैं ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट, उनको जोड़ने का काम किसका था, वो सीमेंटिंग करने वाला काम किसका था, लाइगेज भैया का था। किसका था, लाइगेज भैया। यही है अपने क्या मिस्त्री, जो क्या करते हैं, छतों को जोड़ने का काम करते हैं। छत मतलब अपने क्या लाइगे, वो ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट थे उनको जोड़ने का काम कौन कर रहे थे, अपने लाइगेज कर रहा था। जो अपना लाइगेज एंजाइम होता है यही करता है क्या, ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट को तोड़ने नहीं, जोड़ने का काम। तोड़ना थोड़ा है, जोड़ना है, रिश्तों को जोड़ना है, रिश्तों को तोड़ना नहीं है। आप हम आते हैं अपने कहां पर, अपने आरएनए वर्ल्ड, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। तो देखो भाई, जैसा कि आपको बताया था कि सदियों पहले हमने आपको बताया था, सदियों पहले या 2-3 लेक्चर पहले, सदियों पहले मान लीजिए, हमने आपको 100 साल पहले बताया था, ठीक है। हमें नहीं बताया था आपको पिछले जन्म में, 100 साल आपको पहले बताया था कि आरएनए हमारा क्या था, आनुवांशिक पदार्थ था। बाद में उसमें कुछ परिवर्तन हुए, जिससे वो किसमें परिवर्तित हो गया, डीएनए में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया, डीएनए में। तो सबसे पहले जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता था या माना जाता था, माना क्या जाता था, होता ही था, उसमें कुछ परिवर्तन हुए थे जिससे वो किसमें परिवर्तित हो गया था, डीएनए में। और क्यों परिवर्तन हुआ था डीएनए में, ये भी आपको बता चुके हैं कि आनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए ही क्यों है। इस वाले लेक्चर में आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से कवर कराया है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है। उसमें हमने एक पॉइंट बहुत अच्छे से कवर किए हैं, जिन्होंने नहीं देखा तो उसको देख लो बेटा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो आरएनए होता है, आरएनए क्या था, अपना आनुवांशिक पदार्थ की तरह क्या करता था, काम करता था। सबसे पहले ये किसमें, प्रोकैरियोटिक वगैरह देख कुछ काम में देखा गया था। तो इसकी जो रीडिंग है, रीडिंग कर लेते हैं, बाकी फिर अपन आगे बढ़ते चलेंगे। आरएनए सभी सजीव कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, में पाए जाने वाला केवल, अच्छा ठीक है, देखो इस वाली लाइन को क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा आरएनए होता है, क्या होता, आरएनए होता, आरएनए सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाया जाता। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल ये पाया जाता है किसमें, अपने रेट्रोवायरस वगैरह हुआ या वायरस वगैरह, विषाणु हुआ, इसमें केवल ये आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। बाकी ये किसी भी कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम नहीं करता। लेकिन हर कोशिका में ये क्या होता, प्रेजेंट होता, चाहे वो कोशिका प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो कोशिका क्या हो, यूकैरियोटिक हो। लेकिन ऐसे वायरस जिनमें क्या होता, डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, उसमें आरएनए होता ही नहीं। ना वो आनुवांशिक फॉर्म के रूप में होता है, ना भी वो कैटिकल, और कैटिकल मतलब उत्प्रेरक या कैटालिस्ट या संरचनात्मक रूप से किसी भी प्रकार से क्या होता, हमारा आरएनए नहीं पाया जाता। किसमें, ऐसे वायरस जिसमें क्या हो, डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता हो। बाकी हमारा जो आरएनए होता है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। जितनी भी प्रकार की हमारी लिविंग कोशिकाएं होती हैं उनमें सब में क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। और उन विषाणुओं में भी आरएनए पाया जाता है जिनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ये कार्य भी करता है। ठीक है बेटा, तो इसमें लिखा है कि जो आरएनए होता है सभी सजीव कोशिकाओं में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, में पाया जाता है। केवल किसमें, जिनमें डीएनए वाले जो वायरस होते हैं, ऐसे वायरस जिनमें डीएनए पाया जाता है, उसमें इसका क्या होता, अभाव होता है, मतलब उसमें आरएनए नहीं पाया जाता। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारा आरएनए होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा केंद्रिका में पाए जाते हैं। अब हमारे क्या होते हैं, आरएनए अलग अलग प्रकार के, क्या है, आरएनए अलग अलग प्रकार के, जिनकी जो स्थिति है या पोजीशन है वो भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। देखो सबसे पहले जो हमारा आरएनए होता है, सॉरी आरएनए 3 प्रकार के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो जो हमारा एमआरएनए होता है और टीआरएनए होता है, इसका निर्माण होता है केंद्रक में, लेकिन ये निकल करके कहां जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। और हमारा जो आरआरएनए होता है, इसका निर्माण होता है केंद्रिकाभ में, न्यूक्लियोलस में। कहां होता है, न्यूक्लियोलस में, केंद्रिकाभ में। वहां से निकल कर ये कहां आ जाता है, अपने जीव कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कहां आ जाता है, कोशिका द्रव्य में। इस प्रकार से एमआरएनए, टीआरएनए कहां थे, अपने केंद्रक में थे। आरआरएनए कहां था, केंद्रिकाभ में था। और ये पहुंच कहां गए थे, साइटोप्लाज्म। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए की पोजीशन सब कहीं है, वो न्यूक्लियोलस में है, न्यूक्लियस में है, और कहां पर है, साइटोप्लाज्म में भी आरएनए पाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या होता है, क्लियर होता है। आरएनए विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, बाकी सभी कोशिकाओं में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, केवल हमारा क्या होते हैं, वायरस या विषाणु होते हैं जिसमें हमारा आरएनए जो होता है वो केवल आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। डीएनए भी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें डीएनए भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन कुछ वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारा कोविड वगैरह आपने सुना होता, कोरोना, उसमें आरएनए ही क्या था, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम कर रहा था, मतलब उसमें डीएनए था, डीएनए की जगह पर क्या था,
आरएनए। यहां तक कोई भी दिक्कत तो बेटा नहीं होनी चाहिए। ये वाले पॉइंट तो कई बार आपको बता चुके हैं नीचे वाला। अब यहां पर आते हैं, आरएनए में अनेक न्यूक्लियोटाइड। देखो जैसे हमारा डीएनए था, क्या था? डीएनए। जैसे हमारा डीएनए था, बस फर्क ये था कि हमारा डीएनए क्या हो गया था, द्विकुंडलित हो गया था। लेकिन जो हमारा आरएनए होता वो सिंगल स्टैंड होता। लेकिन ये भी किससे मिलकर के बना होता? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता। किससे मिलकर के बना होता? न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन जो हमारा क्या होता, आरएनए होता, आरएनए की क्या थी, शर्करा क्या थी, अलग थी। कौन सी शर्करा थी? राइबोस शर्करा थी। डीएनए में हमारी कौन थी? डीऑक्सी राइबोस शर्करा थी। इसमें हमारा नाइट्रोजन क्षार यूरेसिल होता है। हमारा डीएनए में, यहां पर हम लिख भी दे बेटा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये हमारा क्या है? डीएनए है, और ये हमारा क्या है? आरएनए है। ठीक है। जिस प्रकार से इसमें 5 एंड से 3 एंड होता है, इसी प्रकार से हमारा जो आरएनए होता है इसमें भी 5 एंड से 3 एंड या 3 एंड से 5 एंड होता है। ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड लगे रहेंगे। डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, हमारे आरएनए में भी क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड होंगे। बस फर्क कहां हो जाता है? शुगर में फर्क हो जाता है, और किसमें? एक नाइट्रोजन क्षार में फर्क हो जाता है। किसकी? डीएनए और आरएनए की। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। इसी प्रकार से हमारी क्या थी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बेटा बनी हुई थी। ये आपको बता चुके हैं। आरएनए की न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शर्करा होती है, ये बता चुके हैं। आरएनए की न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल होता। लेकिन इसमें क्या होता? थाइमिन नहीं होता बेटा। ठीक है। थाइमिन कहां पर होता? अपने डीएनए वाले भाग में होता। जो आरएनए अणु होता डीएनए के अपेक्षा क्या होता? छोटा होता, तथा इसका जो अणु भार होता है ये भी क्या होता? कम होता। किस वजह से? क्योंकि इसमें क्या आ गया था? एक तो पहली बात तो जो हमारी शर्करा थी उसमें एक ऑक्सीजन कम था। ओ सॉरी, हमारा जो क्या था? अपना आरएनए था। आरएनए क्या था? आरएनए किससे? डीएनए के अणु भार से इसका भार क्या होता? थोड़ा सा कम होता। किसकी वजह से? इसमें क्या होता है? यूरेसिल की, ओ सॉरी, थाइमिन की जगह पर क्या जुड़ जाता है? यूरेसिल जुड़ जाता है। इस वजह से इसका जो परमाणु भार भी होता है वो क्या होता? कम हो जाता। परमाणु भार या अणु भार मान लीजिए, परमाणु भार की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर एटम की बात नहीं हो रही। एटम की बात नहीं हो रही है, इसमें किसके? पूरे एक अणु की बात करेंगे। किसकी? पूरी अणु की। तो इसमें जो अणु भार होता है वो क्या होता है? डीएनए से क्या होता है? कम होता है बेटा। जो आरएनए होता है वो कई जैविक रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो आरएनए होता वो कैसे उत्प्रेरक का काम करता। आरएनए नहीं होगा बेटा तो हमारी प्रोटीन नहीं बनेगी। डीएनए कुछ भी कर ले, डीएनए कुछ भी कर ले, कितनी भी इंफॉर्मेशन रख ले, अगर आरएनए नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी प्रोटीन नहीं बनने वाली है। आपको समझ में आ गया? हाँ, अगर हमारा क्या होगा? आरएनए नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा। मतलब आरएनए पर ही डिपेंड होता है हमारे कैरेक्टर एक हिसाब से। वैसे तो डिसाइड कौन करता है? डीएनए करता है। लेकिन आरएनए ही नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी तो कैरेक्टर कैसे डिसाइड होगा? नहीं होगा बेटा। ठीक है। तो आरएनए का भी उतना ही रोल है जितना किसका? डीएनए का है। ऐसा नहीं कि डीएनए खुद चौधरी बना फिरते रहे कि अरे हम ही हैं जो हैं, मतलब हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता। तो आरएनए भी कह सकता है ऐसा नहीं है बेटा, इस चक्कर में ना रहो, हमारे बिना भी कुछ नहीं हो सकता। समझे? अगर आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, और फिर जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है वो कोई काम की नहीं रहेगी। तो इसमें हम आगे और बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आरएनए के प्रकार। हमें आरएनए के 3 प्रकार पढ़ने। कौन कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। कोशिका में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं जिनका संश्लेषण केंद्रक में होता है। कहां होता? केंद्रक में। केवल आरआरएनए जो होता है हमारा, उसका निर्माण कहां होता है? केंद्रिक काव्य में होता है। कहां होता है? केंद्रिक काव्य या न्यूक्लियोलस। लेकिन हमारे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, उसमें सभी आरएनए। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो वहां पर जितने भी आरएनए बनेंगे वो सब कहां बनेंगे? अपने कोशिका द्रव्य में ही बनेंगे। ठीक है। ये बात कहां किसकी हो रही है? अभी तक जितनी भी बात हो रही है सब केवल किसकी? यूकैरियोटिक की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? यूकैरियोटिक। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमआरएनए। तो एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए के पास ही इंफॉर्मेशन होती है किसको बनाने के लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए। अब आप कहोगे कि आरएनए और टीआरएनए इनका काम क्या होता? ये हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मान लो जैसे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट के पास दिमाग है, उसे पता है कि मुझे इस प्रकार से चंद्रयान बनाना है, इस प्रकार से वर्क करेगा। लेकिन चंद्रयान बनाने के लिए, अब चंद्रयान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा अभी उसी का क्या होगा, हमने क्या किया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है। तो उसी के बारे में आपको बता रहे हैं, आपको पता भी होगा उसके बारे में, और नहीं पता तो बाकी अपने एक्सपी क्लासेस चैनल पर अपलोडेड भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे लैंडिंग होती, कैसे सॉफ्ट लैंडिंग होती, सब बताया गया था। तो क्या है, जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से ही तो वो सब कुछ नहीं कर पाएगा ना। उसको
उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए और भी चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आरएनए के पास इंफॉर्मेशन तो है कि प्रोटीन बनानी है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए और भी चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो हेल्प करते हैं कौन से अपने आरएनए और टीआरएनए हेल्प करते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे यहां पर हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपको सब बताने का। एमआरएनए के नाम से ही आपको पता चल रहा है, उसका नाम होता है मैसेंजर आरएनए। क्या नाम होता है? मैसेंजर। इसका नाम होता है बेटा मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब आप समझते हो? डाकिया, जो मैसेज को ले जाने का काम करता है, जो संदेश को क्या करता है, ले जाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, डीएनए से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन या मैसेज लाएगा। किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। इतना क्लियर है? इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं एमआरएनए। इसके नाम से देखो, संदेश वाहक आरएनए का निर्माण केंद्रक के अंदर डीएनए के अनुलेखन द्वारा होता है। जब हमारा डीएनए होता है ये बेटा, ये जो हमारा डीएनए होता है, अब इस डीएनए में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चलती है बेटा। क्या चलती है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुलेखन करें बोलेंगे। अनुलेखन हुआ बेटा, तो अनुलेखन के बाद क्या होता है, आरएनए का, ये कौन सा बन गया अपना, एमआरएनए का निर्माण हो गया। कैसे होता है ये तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको इतना समझ लेना कि हमारा ये डीएनए है। डीएनए में क्या हुई, अनुलेखन की प्रक्रिया हुई, और अनुलेखन की प्रक्रिया से किसका निर्माण हो गया, एमआरएनए का बेटा क्या हो गया, निर्माण हो गया। इतना क्लियर है? इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड को निश्चित क्रम में जोड़ने की सूचना निहित होती है। मतलब जो हमारा एमआरएनए होता, इसी के पास इंफॉर्मेशन होती है कि एमिनो एसिड को किस सीक्वेंस में लगाना है। अब एमिनो एसिड को लाने का काम तो टीआरएनए का होता है, लेकिन किस सीक्वेंस में लगाना है इसकी इंफॉर्मेशन होती है एमआरएनए के पास। इसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसी के हिसाब से हमारा जो टीआरएनए क्या होता है, अरेंज होता है बेटा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, जब हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन आपको बताएंगे। अगर ट्रांसक्रिप्शन में भी नहीं समझ में आएगा आपको प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन का बनना, तो आपको प्रोटीन बनने वाले लेक्चर में तो समझ में आ ही जाएगा हर हालत में। यहां पर आपको केवल क्या करने, आरएनए की एक एक स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझते जाना। तो जो हमारा एमआरएनए है, एमआरएनए का निर्माण कहां हुआ, केंद्रक के अंदर। किससे हुआ? डीएनए से हुआ। वैसे सब आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। इसके अंदर क्या होती है, सूचना निहित होती है। किस लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। एक एमआरएनए में एक ही प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण होता है। जो हमारा एक एमआरएनए होता है, जैसे मान लो क्या हुआ, आरएनए वो डीएनए से हमने एक क्या बना लिया, आरएनए बना लिया। जैसे आपने देखा होगा टिश्यू पेपर, देखा टिश्यू पेपर को हम एक बार यूज करते हैं वो खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो बचता नहीं है किसी काम का। ठीक है, कुछ लोग होते होंगे आराम से चिपका के फिर रख लेंगे, फिर आराम से दोबारा यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, टिश्यू पेपर क्या करते हैं, एक बार हमने यूज किया तो वो दोबारा यूज करने लायक बचता भी नहीं है। ठीक है, नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा एमआरएनए बनता है, एमआरएनए एक बार प्रोटीन बना दी, फिर वो दोबारा प्रोटीन नहीं बनाता। समझे? हर प्रोटीन को बनाने के लिए हर बार हमें क्या चाहिए, एक नया एमआरएनए चाहिए होता है बेटा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने एक बार एमआरएनए बना लिया, उसी से लगे हैं प्रोटीन बनाने में, बन रही प्रोटीन, ऐसा नहीं होता। एक एमआरएनए से केवल एक बार ही प्रोटीन क्या होती है, बनती है बेटा। अब आते हैं हम कहां पर, अपने राइबोसोमल आरएनए पर। कहां आते हैं? राइबोसोमल आरएनए। इसको राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं? तो ये समझो बेटा, जो हमारा आरएनए होता है, इसका भी निर्माण किससे होता है? डीएनए से होता है। ये जो हमारा क्या है, हमारा जो हमारे भैया क्या है, आरएनए भैया है, इसका अनुलेखन हुआ किसका? डीएनए का। क्या हुआ? अनुलेखन हुआ किसका? डीएनए का। अनुलेखन होने के बाद किसका निर्माण हुआ? आरएनए का निर्माण हुआ। अब ये आरएनए जो भैया होते हैं, आरएनए भैया होते हैं, ये जाते हैं किसके पास? प्रोटीन के पास। या मान लो प्रोटीन निकल कर आती है केंद्रक में, तो प्रोटीन और आरएनए आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? राइबोसोम का। किसको बनाते हैं? राइबोसोम। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने राइबोसोम के बारे में नहीं पढ़ा होगा बेटा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप बेटा बहुत बुरी तरीके से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपने 11th मतलब पूरी चपट ली है अपनी, पूरी बर्बाद करे बैठे हैं। अगर क्या है, आपको राइबोसोम नहीं पता है बेटा, तो बस आप हम इतना ही बता सकते हैं इस लेक्चर में, क्योंकि 11th तो पढ़ा नहीं रहे। अगर राइबोसोम बताने में बैठ जाएंगे तो पूरा लेक्चर इसी के आसपास का होगा, खत्म होगा। ठीक है, हम आपको इतना बता देते हैं कि अपना क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन मिलकर के किसका निर्माण करती है? राइबोसोम का निर्माण करती है। और राइबोसोम का हम यूज करेंगे कहां पर? अपनी प्रोटीन निर्माण में। तो आपको इतना याद रखना कि जो हमारा आरएनए होता है, क्या होता है? आरएनए, ये दो काम करता है। एक तो राइबोसोम बनाने में हेल्प कर दिया, ठीक है, तो राइबोसोम बन गया, तो क्या करनी है इसने? संरचनात्मक काम कर दी। राइबोसोम आपने देखा भी होगा, इस प्रकार से दो यूनिट होती है राइबोसोम की, एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज, और एक स्मॉल यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है। जैसे यूकैरियोटिक में 60S होता है,
60s वाली ये बड़ी होगी और एक होती है 40s। हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, ये राइबोसोम होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बेटा, नहीं पढ़ा है तो बेटा आप बहुत बहुत बुरी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई अच्छी कीजिए। और तो ये क्या करते हैं, जो हमारा राइबोसोम, इसी आधार पर इसने राइबोसोम का निर्माण किया, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, राइबोसोमल आरएनए बोल दिया। अब राइबोसोम का यूज होता है बेटा प्रोटीन बनाने में, ठीक है भाई, इसलिए हम इसको बनाते नहीं। क्या जरूरत है हमें राइबोसोम बनाने की, इतना क्लियर है। यह जो आरएनए होता है, यह जो आरएनए होता है प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, तथा पॉलीपेप्टाइड अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। जो हमारा क्या होता है, आरएनए होता है, ये दो प्रकार से काम करता है। पहला तो इसने राइबोसोम बना दिया, दूसरी प्रकार से अभी ये चीज समझ में आएगी। आप मान लीजिए जैसे एक एमिनो एसिड ये है और एक एमिनो एसिड ये है, तो इन दोनों एमिनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, आरएनए का काम होता है, ठीक है। अभी आपको जब प्रोटीन बताएंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। बस आपको इनके फंक्शन याद करते आना कि पहला काम कौन सा हो गया इसका, राइबोसोम बनाया। दूसरा काम क्या होगा, एमिनो एसिड को जोड़ने का। ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, एमिनो एसिड की चेन बनती है लंबी, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, इसको जोड़ने में भी इसका किसका काम होता, आरएनए का काम होता है बेटा। इतना क्लियर है। इस प्रकार से हमारा जो आरएनए होता है, ये दो प्रकार से काम करता है, एक संरचना के रूप से और एक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब या एंजाइम के रूप में। किसके रूप में, एंजाइम की। इसलिए हम आरएनए का जो एंजाइम होता है उसको राइबोजाइम भी बोलते हैं। आरएनए का जो एंजाइम होता है, जो कैटालिस्ट की तरह काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम ही बोलते हैं। वैसे तो मैक्सिमम हमारे जो भी एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन नहीं होता। राइबोसोम किससे बना होता है, अपना आरएनए से मिलकर के बना होता है, या आरएनए ही का ही एक एंजाइम होता है। तो जो हमारा आरएनए होता है, ये दो प्रकार से काम करता है, एक संरचनात्मक रूप से और एक उत्प्रेरक रूप से। अब आरएनए के भी क्या होते हैं, बहुत सारे रूप। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, कि प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाया जाता है, और जो हमारा यूकैरियोट होता है इसमें 80S वाला राइबोसोम पाया जाता है। इसकी सब यूनिट होती हैं, 70S वाली की 30S स्मॉल वाली, 50S बड़ी वाली। इसमें पाया जाएगा कौन सा, 16S आरएनए। इसमें पाया जाएगा 23S आरएनए और 5S आरएनए। ये बेटा यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है 11th का, जो हमारा सेल जीवन की जो इकाई है उस वाले बेटा चैप्टर का ये टॉपिक है। वहां पर आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने फिर भी आपको यहाँ पर नोट्स में रख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। जो 14S होता है इसमें 18S आरएनए होता, 60S में 28, 5.8 और इसमें 5S आरएनए। तो बेटा ये आप नोट्स के द्वारा या अभी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट क्या होगी, जरूरत होगी तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा जाकर के सुन सकते हैं इस लेक्चर को। इसके बाद आते हैं हम कौन से अपने आरएनए पर, ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए, ठीक है। इनके सबके नाम से ही बेटा इनके नाम रखे गए। जैसे ट्रांसफर, अब ये कुछ ना कुछ ट्रांसफर तो करता ही होगा, तभी तो इसका नाम ट्रांसफर रखा। जिस प्रकार से राइबोसोमल आरएनए था, वो राइबोसोम का निर्माण कर रहा था, इसलिए हमने उसको क्या, राइबोसोमल बोल दिया। मैसेंजर, वो मैसेज लेकर के आया था, इसलिए हमने उसको एमआरएनए बोल दिया। अब ये किसी ना किसी चीज का क्या करेगा, ट्रांसफर करता होगा, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए हमने इसको बोल दिया बेटा। तो ये क्या करता है, ये एमिनो एसिड को लेकर के आता है। जैसे मान लो क्या होता है, ये हमारा एमआरएनए पड़ा है, ठीक है। इस एमआरएनए के ऊपर क्या हो गया, यहां पर कोडॉन लगे हैं। जैसे मान लो AUG, ये कोडॉन है, ठीक है। अब हमारा जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए की संरचना जो हमारी एक्टिव संरचना होती है वो इस तरीके की होती है। जैसे मान लो ये है, अब इस टीआरएनए का क्या होगा, एंटी कोडॉन होगा। तो A के सामने U, A और C, ये इसके पास आकर के जुड़ेगा। और यहां पर क्या होती है, यहां पर क्या होता है, हमारा जुड़ा होता है एमिनो एसिड। अभी बता रहे पूरी प्रोसेस, ठीक है। ये आया, इसके साथ जुड़ा, फिर अगला टीआरएनए से साइड आएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, यहां पर बेटा अपने एमिनो एसिड क्या होते हैं, एक एमिनो एसिड ये हो गया, अगला एमिनो एसिड ये हो गया, अगला एमिनो एसिड ये हो गया। इस प्रकार से एमिनो एसिड क्या होंगे, अपने लगते जाएंगे। और इन एमिनो एसिड को जोड़ कौन देगा बेटा, आरएनए जोड़ देगा। जब आरएनए जोड़ देगा तो क्या होगी, प्रोटीन की क्या होगी, चेन बन जाएगी बेटा। प्रोटीन की क्या होगी, श्रृंखला बन जाएगी। ये क्या बन जाएगा, हमारा प्रोटीन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, हमारा प्रोटीन बन जाएगा। ये क्या थे, हमारे एमिनो एसिड थे बेटा। ये क्या थे, हमारे एमिनो एसिड। ये क्या है, हमारे एमिनो एसिड है बेटा। एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, और उसी पॉलीपेप्टाइड की चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं,
प्रोटीन कहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे। तो टीआरएनए का काम होता है, ये एमिनो एसिड को ला करके कहां लाता है, एमआरएनए के पास आता है, और इस प्रकार से ये एमिनो एसिड क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो टीआरएनए किसका स्थानांतरण कर रहा, एमिनो एसिड का स्थानांतरण कर, ये ढूंढ ढूंढ के एमिनो एसिड को लाएगा। जैसे मान लो एक एमिनो एसिड ये लाया, दूसरा एमिनो एसिड ये लाया, तीसरा एमिनो एसिड ये लाया, चौथा एमिनो एसिड, इस प्रकार से एमिनो एसिड लाता जाएगा और एक चेन क्या होगा, ये बनाता जाएगा। ये काम कौन कर रहा है, टीआरएनए का। ये बेटा आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा जब हम प्रोटीन सिंथेसिस बताएंगे। ठीक है, बस आपको केवल इनकी फंक्शन याद करनी है। अभी केवल आरएनए के जो काम होते हैं वो काम क्या होते हैं। तो टीआरएनए अणुओं का जो निर्माण होता है, टीआरएनए अपनी जो टीआरएनए अणुओं का जो निर्माण होता है भी कहां होता है, केंद्रक में होता है। केंद्रक से बाहर कोश का द्रव्य में आकर टीआरएनए एमिनो अम्ल से जुड़कर उन्हें राइबोसोम पर लगे एमआरएनए की सतह पर क्या करते हैं, निर्धारित करने में लाकर जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जो हमारे क्या होता है, टीआरएनए का काम क्या होता है, एमिनो एसिड को लाकर कहां छोड़ देता है, अपने एमआरएनए के पास। ऐसे नहीं छोड़ देता, यहां पर कोडॉन रीड करेगा। इसके ऊपर भी क्या होंगे, कुछ अपने नाइट्रोजन क्षार लगे होंगे या न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, और एमआरएनए पर भी क्या लगे, न्यूक्लियोटाइड। जब उसका मेल खाएगा इस वाले न्यूक्लियोटाइड का और इस वाले न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मेल खाएगा, तभी ये यहां पर जुड़ेगा। अगर क्या होंगे, जैसे मान लो हमारा टीआरएनए ये वाला कोड था, टीआरएनए का ये वाला कोड था, ठीक है बेटा, टीआरएनए का ये कोड था, हमने यहां पर क्या लगा दिया, सी लगा दिया, यू लगा दिया और ए लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से लगा दिया। तो क्या ये यू सी के साथ जुड़ेगा, ए यू के साथ तो जुड़ जाएगा, लेकिन सी ए के साथ नहीं जुड़ेगा। तो ये यहां पर क्या होगा, जुड़ नहीं पाएगा। अब इसके बगल वाले पे हम जैसे लिख दें, यहां पर क्या लिख दें, ए लिख दें, यू लिख दें और जी लिख दें, तो ये यहां पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो टीआरएनए रीड करता है पूरे एमआरएनए को कि कहां पर जुड़ना है, वहीं पर जहां उसके लिए एक सही जगह होगी वहीं पर जाकर के ये जुड़ जाएगा और अपना एमिनो एसिड यहीं पर छोड़ देगा। इतना क्लियर। अभी बताएंगे, ऐसे नहीं घबरा जाना कि ये आपको बहुत अभी कठिन लग भी रही होगी। तो आपको केवल इतना समझना है कि जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए का काम केवल इतना होता है कि ये एमिनो एसिड को लाएगा, एमआरएनए के कोड को रीड करेगा और अपना एमिनो एसिड वहां पर छोड़। इतना ही अभी आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं जाना। बाकी आपको जब प्रोटीन सिंथेसिस हम बताएंगे या प्रोटीन का निर्माण बताएंगे, तो उस वाले लेक्चर में इस वाले टॉपिक को हम क्या होंगे, बहुत डिटेल से बताएंगे। तब तक आप क्या होगे, बहुत कुछ सीख भी जाओगे, तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा क्या होता है, टीआरएनए होता है, इसको क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो हमारा टीआरएनए, देखो बेटा, जैसे मान लो टीआरएनए इस प्रकार से बना, ठीक है, फिर ये क्या होता है, कुछ ऐसी इसमें मतलब बदलाव होते हैं, जो क्या होता है, इस तरीके से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से क्या होते हैं, इसमें कुछ परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे मतलब इसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, जो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये इसका 5वां सिरा है, ये इसका तीसरा सिरा। जैसे मान लो ये इसका 5वां सिरा है और इसका तीसरा सिरा। अब आपने देखा होगा कि कभी आपको एक धागा दिया जाए, क्या दिया जाए, धागा। अब आप उस धागे को आराम से, ऐसे मान लो ये धागा है पूरा, इस धागे को आप ऐसे सिकोड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे मिलाते हुए जा रहा है, ऐसे इस तरीके से लगाते हुए, इस तरीके से कुछ भी आप संरचना बना सकते थे। इसी प्रकार से मान लो ये हमारा टीआरएनए था, क्या था, ये टीआरएनए था बेटा, क्या था, टीआरएनए था। अब ये टीआरएनए की कौन सी संरचना है बेटा, कौन सी संरचना है बेटा, अपनी ये टीआरएनए की कौन सी, एक मतलब सिंगल धागा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक संरचना। कौन सी, प्राथमिक संरचना। ये हमारी कौन सी है, कौन सी है बेटा संरचना, ये प्राथमिक संरचना। अब इसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। मतलब आप देख रहे होंगे कि डबल डबल तो हुआ बेटा, ये डबल डबल, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक संरचना हो गई। क्या हो गई, द्वितीयक संरचना। अब इसमें और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो ये हमारी क्या होती है, इस तरीके की एक संरचना बनती है। बस यहाँ पर 5 एंड और यहाँ पर 3 एंड, ये हमारी कौन सी संरचना होती है, और तृतीय संरचना होती है। यही क्या होती है, सक्रिय संरचना होती है। ये इसी फॉर्म में टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड को लाता है। ये वाला लूप होता है, इसको हम एंटीकोडान लूप बोलते हैं या प्रतिकोडान लूप बोलते हैं। यहां पर होगा UAC, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर एक कोडॉन है, ठीक है, यहां पर ये तीसरा सिरा होता, यहां पर क्या होता, अपना एमिनो एसिड बेटा जुड़ते हैं। अभी सब बताएंगे, बस आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है। तो पहले हमारा टीआरएनए इस फॉर्म में बना, ठीक है। वो क्या होगा, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ उसने अपना फोल्डिंग कर ली, वो इस तरीके का होगा। तो ये जो संरचना होती है, इसी को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। एक तरह की ऐसी एक पत्ती होती है बेटा, क्या होता है, एक ऐसी पत्ती होती है जिसमें एक लीफ यहाँ लगी रहती है, एक लीफ यहाँ लगी रहती है, एक लीफ यहाँ लगी रहती है, ये इसका डंठल होता है। इस प्रकार की पत्ती होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर। क्लोवर एक प्लांट होगा, तो उसकी जो उस प्लांट की जो लीफ होती है वो इस तरीके की होती है। तो जो हमारा टीआरएनए की द्वितीय संरचना बनती है वो इसी तरीके की तो है बेटा। इसलिए
इस आधार पर इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल भी बोल देते हैं। ठीक है, हमारी 3 पत्तियां से आपको दिख रही है, इसी प्रकार से ये यहाँ पर बना हुआ। लास्ट में हमारा क्या होता, और ज्यादा क्या होता, मान लो जैसे अपना क्या था, डीएनए था, डीएनए से क्रोमेटिन बना था, लास्ट में क्रोमोसोम बना था। इसी प्रकार से यहाँ जैसे हमारा टीआरएनए बना, टीआरएनए से इस प्रकार का टीआरएनए बना, फिर लास्ट में ये वाला टीआरएनए बन गया। और इसी फॉर्म में टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड को लाता। इसलिए एमिनो एसिड की जो सक्रिय फॉर्म होती है या सक्रिय अवस्था होती है वो कौन सी होती है, तृतीयक वाली। कौन सी होती है, तृतीयक वाली। अगर क्वेश्चन नीट में पूछा भी जाए, नीट में पूछा जाए या बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछा जाए कि जो हमारा टीआरएनए होती है उसकी जो सक्रिय अवस्था होती है वो कौन सी होती है, तृतीयक वाली। कौन सी होती है, तृतीयक वाली। इतना समझ में आ गया बेटा। अब क्या होते हैं, ये जो यहाँ पर ये कुछ पिंड बने हैं, इनके भी कुछ नाम होते हैं, वो नाम हमें आपको बताने। देखो ये हमारी कौन सी है, क्लोवर लीफ है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं। अब हमें बताना क्या था, हमें यहाँ पर आपको बताना ये है कि ये ऐसे बनते कैसे हैं, मतलब ये जो इतनी सारी लूप बनी है कैसे बनती है। तो आपको इतना तो पता है कि आरएनए है, तो आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल। अब यूरेसिल आपको पता था कितना ज्यादा सक्रिय होता है। क्या होता है, सक्रिय। तो यूरेसिल क्या होता है, अपनी फॉर्म बदल लेता है, अपने रूप बदल लेता। तो वो कोई नए रूप में बदल जाता और इसी नए रूप में बदल जाता, और उन्हीं नए रूप के आधार पर ये नई भुजाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अभी हम क्या करेंगे, बकायदा डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। तो सबसे पहले एक ही चीज को हम समझते जाते हैं। यहां पर ये हमारा क्या था, पहले टीआरएनए था। क्या था बेटा, टीआरएनए था। इससे ये बना और इससे ये बन गया। ठीक है, अब आपको यहां पर 4 भुजाएं दिख रही होंगी। क्या दिख रही होंगी, 4 भुजाएं। एक मतलब यहां पर, लेकिन एक भुजा पर ये इस टाइप का गोल गोल सा क्या बना, सिरा नहीं बना है। यहां पर ये क्या है, खाली है। इतना क्लियर है। तो अभी इनका निर्माण कैसे होगा ये हम बताएंगे। ये जो हमारा 5वां सिरा है, ये हमारा तीसरा सिरा। तो ये जो तीसरा सिरा होता, इसी तीसरे सिरे पर क्या होता, एमिनो एसिड आकर के जुड़ता है। हमारा जो एमिनो एसिड होता है या एमिनो अम्ल होता है, वो कहां आकर के जुड़ता है, इस तीसरे सिरे पर आकर के जुड़ता है। यहां पर क्या होता है, हमारा एमिनो एसिड क्या होता, आकर के जुड़ता है बेटा। जब हमारा क्या होता है, एमिनो एसिड आकर के टीआरएनए से जुड़ जाता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। अब यहां पर आप देख रहे होंगे एक भुजा इस तरफ दिख रही होगी, एक भुजा इस तरफ दिख रही होगी। तो इन भुजाओं का निर्माण कैसे हुआ था, देखो ये हमारा क्या था, आरएनए था। क्या था, आरएनए। अब आरएनए को हम क्या करें, ऐसे फोल्डिंग बना दें। ऐसे मान लो ये आरएनए मुड़ा, ऐसे कुछ फोल्डिंग बनाई, इनके बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो फूला हुआ भाग, यहां पर ये जो न्यूक्लियोटाइड लगे थे, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने। लेकिन यहां पर क्या थे, अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। इसलिए ये वाला भाग कैसा हो गया, फूला हुआ हो। तो यहां पर आप देख रहे होंगे डॉट डॉट्स बनाए हमने, क्या थोड़े थोड़े से डॉट बनाए। ये डॉट किसको दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो ये वाला जो इतना हिस्सा दिखता है, इसमें क्या लगे, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं। इसी प्रकार से यहां भी क्या लगे, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं। इसी प्रकार से यहां भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं। अब आपको बता रहे थे कि नाम के आधार पर हमारा यूरेसिल किस में परिवर्तित हो गया, साई में परिवर्तित हो गया। इस वाले साइन को बेटा हम सूडो बोलते हैं या साई बोलते हैं। टी में परिवर्तित हो गया हमारा, तो ये जो इस लूप को हम बोलते हैं टी साई सी या टी भुजा। इसको हम बोलते हैं डी लूप या डी भुजा बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं एंटीकोडान या प्रतिकोडान। असली काम बेटा इसी का होता है। ये जो हमारी प्रतिकोडान होती है, इसका काम होता है। ये क्या करता है, जैसे मान लो यहां पर हमारा क्या लिखा है, क्या, एमआरएनए। अब आपको पता था एमआरएनए के पास क्या होती है, सूचनाएं होती हैं। यहां पर क्या होगा, जैसे लगे होंगे, क्या होंगे, अपने यहां पर ए जी सी, इस प्रकार से क्या होंगे, कोडॉन लगे होंगे। यहां पर अपने क्या लगे होंगे, कोडॉन लगे होंगे। ठीक है, तो वो कोडॉन पहचान लेगा कि कहां पर किस तरीके से लगे हो। तो इसके लिए यहां पर ये मिल रहा बेटा, ये यहां पर इसके लिए मिल रहा। तो यहां पर आकर के ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। और ये जो एमिनो एसिड आकर के इसने यहां पर एमिनो एसिड क्या होगा, छोड़ देगा। तो ये जो हमारा कोडॉन ये जो होता, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटीकोडॉन। मतलब इसी की एंटीकोडॉन, इसको हमने कोडॉन बोल दिया तो इसको हमने क्या बोल दिया, एंटीकोडॉन बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, एंटीकोडॉन। तो यही वाला जो लूप होता है, यही रीड करता है एमआरएनए में उसकी तरीके से कहां पर कोडॉन लगे हुए हैं। तो रीड करने का काम किसका होता है, एंटीकोडॉन का काम होता। और एमिनो एसिड कहां आकर के जुड़ता, जो हमारा तीसरा वाला एंड होता। अब तीसरे वाले जो सिरा है, वहां पर एक चीज और आपको बतानी, यहां पर एक नाइट्रोजन क्षार लगी है। यहां पर नाइट्रोजन क्षार किस सीक्वेंस में लगे होते हैं, सी सी ए के सीक्वेंस में बेटा लगे होते हैं। और ए से ही क्या होता है, हमारा एमिनो एसिड आकर के जुड़ता है। सबसे पहले हमारा कौन सा था, ग्राही भुजा या एक्सेप्टर लूप। ठीक है, इसमें क्या होता, इसे एमिनो एसिड अम्ल की भुजा भी कहा जाता। यहां पर
तीसरे और पांचवें सिरे एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर, पैरेलल होती हैं। वैसे कभी भी आरएनए में एक दूसरे के सामने तीसरा सिरा और पांचवा सिरा नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से होता, तो यहां पर ये पांचवा सिरा, यहां पर तीसरा सिरा, जबकि डीएनए में तो आ जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, दूसरा स्टैंड आ जाता है। मान लो यहाँ तीसरा सिरा तो यहाँ पर पांचवा सिरा होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा सिरा तो यहाँ पर तीसरा सिरा, ये आ गए ना बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या थे, दो स्टैंड थे, इसलिए ये आमने सामने आ गए थे। लेकिन आरएनए में तो क्या होता, एक ही स्टैंड होता या सिंगल कुंडल होता है, तो इस प्रकार से तो वो आ नहीं पाएगा। लेकिन टीआरएनए में क्या होते हैं, ये आमने सामने आ जाती। क्यों? क्योंकि इनको हम क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। मान लो एक धागा था हमारे पास, पहले ऐसे फैला था, तो एक छोर यहाँ पर एक छोर यहाँ पर, तो क्या इनकी मुँह आसपास आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया, अब आ गए बेटा। इसी प्रकार से क्या होती है, फोल्डिंग बनती है चार भुजाओं वाली, एक दूसरे क्या होती है, सम्मुख होते हैं, तथा तीसरे सिरे में सीसीए नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम पाए जाते हैं, जिसके अंतिम नाइट्रोजन क्षार एडिनोसिन एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या जुड़ता है, हमारा अस्थायी बॉन्ड बनता है। किसका अस्थायी बॉन्ड बनता है, एमिनो एसिड का बेटा। यहां पर लिखा है एमिनो एसिड के क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या बनता है, एक नया क्या करता है, एक अस्थायी बॉन्ड बनता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा होता COOH वाला। कौन सा होता है, COOH। तो जो COOH वाला बॉन्ड है वो OH से जुड़ेगा, तो यहां से H2O निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा, अपने एक बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, जो क्या होगा, परमानेंट नहीं होता। क्यों? अब परमानेंट जैसे मान लो एमिनो एसिड उससे जुड़ जाए तो वो तो अलग ही नहीं होगा ना, इसको अलग भी तो होना है एमिनो एसिड को, ये टीआरएनए वापस जाएगा, ये बताएंगे अभी आपको। तो ये जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, परमानेंट नहीं होता, ये कैसा होता, अस्थायी रूप से होता है। वो मतलब थोड़ी देर के लिए बनता है और जैसे ही क्या करता है वो वहां पर पहुंच जाता है एमआरएनए पर, तो टीआरएनए उस बॉन्ड को तोड़ देता है और टीआरएनए क्या होता है, वापस चला जाता है दूसरे एमिनो एसिड को लाने की। जैसे क्या होता है, ट्रैक्टर और ट्रॉली होती है, ट्रॉली में हमने क्या भरी, बालू भरी, वो बालू हमने दूसरे जगह में डंप करना, तो हमने क्या बालू उसमें भरी, तो क्या उसमें चिपक जाती है, कभी निकलती नहीं। हम जहां पर हमें डंप करनी वहां डंप करेंगे, वहां पर हमने बालू डंप करी, फिर से ट्रैक्टर जाएगा, दोबारा से बालू भर के लाएगा, फिर वो जाएगा, फिर उसको डंप कर देगा, फिर जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, टीआरएनए होता है, एक हिसाब से ट्रॉली का काम करता। ये एमिनो एसिड को लाएगा, फिर एमिनो एसिड को छोड़ेगा, फिर चला जाएगा, फिर एमिनो एसिड लाएगा, फिर चला जाएगा, फिर एमिनो एसिड को लाएगा। ये काम होता है इसका। अगर परमानेंट बॉन्ड बन जाते, स्थायी बॉन्ड बन जाते, तो वो तो उससे चिपक गया ना, फिर तो एमिनो एसिड अलग ही नहीं होगा। तो यहां पर अब लिखा पिर्तिकोडान लूप। पिर्तिकोडान आपको बताया था, ये वाला लूप, ये इस साइड का जो अपोजिट लूप था, इसको हम क्या बोलते हैं, पिर्तिकोडान लूप या एंटीकोडान लूप भी बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं हम इसको, एंटीकोडॉन लूप भी बोलते हैं। यही एंटीकोडॉन लूप क्या करता है, विपरीत दिशा में ग्राही लूप के विपरीत दिशा में, ये कहां है एकदम, ये जो हमारी ग्राही लूप था इसके जस्ट अपोजिट साइड है, कौन सी, अपनी एंटीकोडॉन लूप होती है। कौन सी होती है, एंटीकोडॉन लूप होते हैं। इसमें नीचे की ओर 3 नाइट्रोजन क्षार विशेष क्रम में उपस्थित होते हैं, जो पिर्तिकोडॉन कहलाते हैं। ये लगे हैं बेटा अपनी नाइट्रोजन क्षार, ये यहाँ पर 3, इन्हीं को हमने क्या बोला था, पिर्तिकोडान बेटा बोला था। ये एमआरएनए के कोडान के संपूरक होते हैं। जो एमआरएनए पर कोडॉन होते हैं उनके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का बेटा मतलब समान नहीं होता एक जैसे, उसके पूरक होते हैं। मतलब एडेनिन का जो एडेनिन होगा उसकी पूर्ति कौन करेगा, यूरेसिल करेगा। ग्वानिन की पूर्ति कौन करेगा, साइटोसिन करेगा। इसी की बात करते हैं हम, संपूरक या पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री के, जिससे ग्राही भुजा से जुड़ने वाले एमिनो एसिड की क्या होती है, संकेत की सूचना मिलती है। मतलब अगर हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए कौन सा है, जैसे AUG एमआरएनए पर है, तो AUG के अपोजिट वाला देखो, जैसे A के सामने क्या आता है, U, तो वहां पर क्या होगा, UAC होना चाहिए। जब UAC वाला टीआरएनए होगा तभी वो किससे, एमआरएनए की AUG से जुड़ पाएगा, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 भुजाएं और दी गई हैं, T भुजा और D भुजा। इनके बहुत ज्यादा कुछ खास रोल नहीं है ना, अगर आपको याद भी नहीं रहते तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर रह भी जाए तो ठीक है, नहीं रह रहे तो भी ठीक है। जो हमारी T भुजा होती है, T भुजा का काम क्या होता है, एमआरएनए को राइबोसोम से जोड़ती है। हमारा क्या होता, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जी, हमारा एमआरएनए होता, तो इसमें क्या होती है, राइबोसोम आकर के ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे राइबोसोम आकर के जुड़ते हैं, तब क्या होता, हमारे किसका निर्माण होता, प्रोटीन का निर्माण इस प्रकार से चलता। तो जो हमारे T भुजा होती है, T भुजा का काम कितना है कि किसको, राइबोसोम को किससे जोड़ना, एमआरएनए से जोड़ने का काम इसका होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम D भुजा। D भुजा का काम क्या होता है, D भुजा केवल क्या करती है, जब हमारा एमिनो एसिड जुड़ना होता है किससे, टीआरएनए, तो उसके लिए क्या करती है, ये एक हिसाब से एंजाइम प्रोवाइड करती है। जो हमारे टीआरएनए होती है इसकी चार्जिंग होनी होती है, तो उस समय के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते, तो वो एंजाइम कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ये जो D भुजा होता है या D लूप होता है। इतना काम है इन दोनों का बस। तो यहां पर अपनी क्या होती है, टीआरएनए की भी क्या होती है, संरचना पूर्ण होती है। लेकिन ये वाला जो बेटा होता है ये 3 डिग्री होता है
और यही क्या होता, सक्रिय होता। इसी फॉर्म में क्या होता हमारा, इसी फॉर्म में टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड को लाएगा, एमआरएनए के पास छोड़ेगा। इस फॉर्म में नहीं लाता बेटा, इस वाली फॉर्म में आते। ये इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्या आता है, होमवर्क आता है। ये लेक्चर क्या होता है, यहाँ पर पूर्ण होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन करेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि आरएनए का निर्माण कैसे होगा। अभी तो हमने केवल आरएनए की प्रकार पढ़े, वैसे तो ये लेक्चर इसके बाद पढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि बहुत सी ऐसी चीज हो जाती है जहां पर आपको लगता है कि कैसे क्या चीज है, हम कभी के सीधे वर्ड का यूज कर लें और तो बहुत दिक्कत होने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बता दिया आरएनए कितने प्रकार होते हैं, ऐसे ऐसे इनके काम होते हैं, इतना तो आप याद रख सकते हैं। अगर नहीं भी है तो जिसको नहीं समझ में आ रहा तो उसको इसके बाद फिर से देख लेना दोबारा से, इसको उसके बाद अनुलेखन के बाद इस लेक्चर को दोबारा देख लेना बेटा, यही कर सकते हैं और क्या है। तो होमवर्क में देखते हैं हमारा होमवर्क क्या है। होमवर्क जो हमारे हैं, होमवर्क में आपको बताना है कि टीआरएनए का सक्रिय रूप कौन सा होता है, द्वितीयक वाला या तृतीयक वाला। ये बहुत बेटा आपको बार बार बताया, ये इंपॉर्टेंट भी है, नीट के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, टीआरएनए का कौन सा लूप एमआरएनए को रीड या कोड करता है। टीआरएनए के 4 लूप थे, उसमें से कौन सा एक लूप था जो एमआरएनए से जुड़ता है या उसको रीड करता है। आरआरएनए के फंक्शन कौन से हैं, 2 फंक्शन थे, उन फंक्शन को आपको बताना है। इसके अलावा टीआरएनए पर नाइट्रोजन, वो 3 एंड पर टीआरएनए के तीसरे सिरे पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, फिर सीक्वेंस बताया था, वो आपको बताना बेटा। ये लेक्चर अपना क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। तब तक के लिए आपसे हम कह लेंगे एक बहुत बड़ी सी विदा। हर बार की तरह बेटा आपको एक छोटा सा मान लीजिए या बड़ा सा थैंक यू बेटा हम आपको देते हैं। किस लिए, आपने हमारा क्या किया, इतना सहयोग दिया बेटा, और विद स्माइल के साथ। तब तक के लिए बेटा क्या, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अब क्या होता, समय बहुत कम बचा है तो अपनी पढ़ाई को कर दो, इंक्रीज कर दो बेटा जितनी जल्दी। क्या होगा, यहाँ तो आपका सिलेबस टाइम से करा ही देंगे, लेकिन यहाँ सिलेबस टाइम से होने का मतलब ये नहीं कि आपको भी तैयार हो गया, तो आपको भी क्या करना, धीरे धीरे उस चीजों को क्या करना, कंप्लीट करते जाना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू बेटा।